हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम या एनुअल एग्जाम के लिए देखिए, जो भी आपका 24 तारीख को बायोलॉजी का पेपर है, उसके पहले आप इन अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको ऐसे 10-15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। ठीक है, जो कि आपके पेपर में आने की इनकी पूरी संभावना है। और निश्चित रूप से यदि आप इन क्वेश्चनों को पेपर के पहले तैयार करके जाते हो तो आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, असंग जनन। ठीक है, देखिए असंग जनन कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए असंग जनन क्या होता है, तो यह प्रजनन की एक ऐसी विधि होती है। ठीक है, यानी यह एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है या प्रजनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और इसमें जो भ्रूण का निर्माण है वो दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहली प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं अपयुग्मन। ठीक है, अपयुग्मन या इसको हम एपोगामी बोलते हैं। ठीक है, देखिए एपोगामी के अंतर्गत कैसे निर्माण होगा कि इस विधि में जो भ्रूण होता है, तो भ्रूण का जो विकास होता है वो अंडकोश को छोड़कर, ठीक है, अंडकोश को छोड़कर युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से होता है। जो अंडकोशिका होती है या एक सेल, तो एक सेल को छोड़ करके युग्मकोद्भिद की यदि किसी भी कोशिका से इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, भ्रूण का, तो इस प्रकार से उत्पन्न जो भ्रूण होते हैं उनको बीजाणुविद के रूप में वृद्धि करता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एपोगेमी कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि इस विधि में जो भ्रूण होता है उसका विकास जो है वो अंडकोश यानी जो अंड सेल होती है, तो एक सेल को छोड़ के यदि युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से उसका निर्माण हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरी प्रोसेस है वो है अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता के अंतर्गत कैसे निर्माण होगा भ्रूण का, देखिए कभी कभी कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उनका जो भ्रूण है वो सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न होता है। ठीक है, बीजांडकाय यानी न्यूसेलस जो होता है, ठीक है, और इसके बाद जो अध्यावरण होता है तो अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न होता है। तो यदि बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से यदि भ्रूण उत्पन्न होता है तब इस प्रकार के हम भ्रूण को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ठीक है, और जो नींबू कुल के जो पौधे होते हैं तो उनमें बेसिकली यह इस प्रकार का प्रजनन जो है वो अधिकतर देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनिषेक जनन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, देखिए पार्थिनोजेनेसिस या निषेक जनन क्या होता है, यह भी बेसिकली प्रजनन की एक प्रोसेस या विधि होती है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि ये क्या है, पहली बात तो यह भी प्रजनन की एक विधि है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अंडकोशिका या मादा युग्मक जो होता है वो बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार यदि कोई अंड या मादा युग्मक जो है बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को हम अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। देखिए कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा सोलेनेसी और कंपोजिटी कुल के जो भी स्पीसीज हैं उनमें इस प्रकार का प्रजनन जो है देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अपबीजाणुता क्या होती है। तो अपबीजाणुता देखिए क्या होती है, यह भी एक अलैंगिक जनन के अंतर्गत हम कह सकते हैं, यह भी एक प्रजनन की विधि होती है जिसमें कोई भी द्विगुणित जो बीजांडकाय होता है या किसी अंड कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न यदि हो जाता है तो इसे हम बीजाणुता इसे हम अपबीजाणुता कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने, जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए, यानी यहाँ पे जो बीजांडकाय वो भी द्विगुणित हो और उससे कोई द्विगुणित यदि भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं। देखिए संतरा तथा आम में यह प्रजनन पाया जाता है, किसमें संतरा में और आम में यानी मैंगीफेरा इंडिका में इस प्रकार का प्रजनन जो है देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता क्या होती है। ठीक है, यानी पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बहुभ्रूणता। ठीक है, तो यानी यहां पे आप समझ सकते हैं कि जब एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाएं, ठीक है, बीज कितना हो, एक ही हो और उससे कई सारे यानी अधिक ज्यादा मात्रा में भ्रूण पैदा हो जाएं तो इस प्रजनन या इस दशा को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। और बहुभ्रूणता बेसिकली जो है यह नींबू जाति के पौधे में सामान्य रूप से पाई जाती है। और यदि बात करें नींबू जाति के अलावा कुछ कोनिफर्स जो कि शंकुरूपी पेड़ होते हैं, ठीक है, तो शंकुधारी जो पेड़ होते हैं उनमें भी यह प्रजनन बेसिकली देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो गेहूं तथा धान कुल में भी यह बेसिकली पाया जाता है। देखिए जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोश बन जाएं, ठीक है, जब बीजांड जो है उससे एक से अधिक अंड या बन जाएं या भ्रूण कोश बन जाए तथा सभी अंड जो बने हैं वो निषेचित हो जाएं तो या जाइगोट जो होता है वो विभाजित हो जाए
तब ऐसी कंडीशन या ऐसी दशा में बहुभ्रूणता की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रकार की प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसके अलावा देखिए जो प्याज होता है उसमें भी आप बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो उसका पर्ण ग्रंथ होता है वो कई सारे पर्ण मिलकर के आपस में एक ग्रंथ बना लेते हैं, तो इस प्रकार से वो एक बल्ब का रूप धारण कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अनिषेक फलन या इसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी क्या होता है, तो देखिए निषेचन के बिना यदि फलों का विकास जो हो जाता है, तो बिना निषेचन के यदि फलों का विकास हो जाता है अंडाशय से, तो इस क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो यहां पे देखिए निषेचन नहीं हो पाता है और बिना निषेचन के ही फल जो है विकसित हो जाता है अंडाशय से, तो इस क्रिया को हम अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। देखिए जो अनिषेक फलन की क्रिया है, तो अनिषेक फलन से जो उत्पन्न फल होते हैं ये प्रायः बीज रहित होते हैं, और अनिषेक फलन के अंतर्गत जो भी फल बनते हैं वो बीज रहित होते हैं, उनमें बीज नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो जाइगोट होता है एवं भ्रूण जो होता है वो नहीं बनता है। तो जब जाइगोट और भ्रूण नहीं बनता है तो उससे यहाँ पे बीज भी किसी तरह के नहीं बनेंगे। और अनिषेक फलन की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो अनिषेक फलन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, लेकिन अक्सर पेपर में अनिषेक फलन 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कि अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इसको समझाइए। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी स्वपरागण जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसके लाभ पूछता है। ठीक है, कि स्वपरागण के क्या लाभ हैं। तो देखिए सबसे पहला लाभ क्या होता है कि पराग कणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी जो स्वपरागण है इसमें पराग कणों की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। कम पराग कण यदि है तब पर भी ये निषेचन जो है आसानी से या ये परागण जो है आसानी से होता है। इसके बाद देखिए दूसरा इससे प्रॉफिट क्या है कि स्वपरागण की क्रिया सहज व सुलभ होती है, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह बहुत सरल तरीके से संपन्न होती है। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। ठीक है, और ना ही किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए तीसरा इसमें प्रॉफिट क्या है कि स्वपरागण से बने बीज जो होते हैं शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। बीजों की शुद्ध नस्ल या किस्म के होते हैं। ठीक है, जो भी स्वपरागण के अंतर्गत बीज बने हैं वो शुद्ध व उच्चतम क्वालिटी के होते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मकरंद स्त्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे जो पुष्प हैं उनको ना तो सुगंधित होने की जरूरत है और ना ही पुष्पों में मकरंद की उपस्थिति होनी जरूरी होती है। तो इस प्रकार से एक ये भी प्रॉफिट है। इसके बाद देखिए अगला प्रॉफिट क्या है कि जिन पुष्पों में पर परागण नहीं होता वहां पर स्वपरागण द्वारा निषेचन होता है, और जिन पुष्पों में पर परागण नहीं हो पाता उन पुष्पों में स्वपरागण के द्वारा भी निषेचन कराया जा सकता है। तो यहाँ पे 4-5 ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ये प्रॉफिट है स्वपरागण से। ठीक है, तो ये भी पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए स्वपरागण से जो हानियां होती है उसके ऊपर एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्वपरागण से यदि हानियों को देखें तो देखिए इसमें क्या है, स्वपरागण से पहली हानि क्या है कि स्वपरागित पुष्पों में बीज जो होते हैं वो संख्या में क्या होते हैं, कम बनते हैं, वह हल्के एवं छोटे होते हैं। इसके द्वारा ये हानि होती है कि जो बीज बनते हैं वो कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, वह हल्के होते हैं, और ये बीज की संख्या इनकी कम होती है, यानी ये कम मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। देखिए दूसरा इसमें से हानि क्या है कि परागण के बाद उत्पन्न पौधे में अच्छे व स्वस्थ पौधे के गुणों का सम्मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी उत्पन्न बीज होते हैं उनमें पौधे जो होते हैं वो स्वस्थ व पौधे के गुणों का सम्मिश्रण नहीं होता है किसी प्रकार का। तीसरा क्या है इसमें से हानि कि इस परागण से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। क्योंकि स्वपरागण है तो इसमें एक ही पौधे के गुण उत्पन्न होंगे, तो ये भी एक प्रकार का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हानि है। क्योंकि यहाँ पे कई सारे यदि हमको अलग अलग कैरेक्टर या अलग अलग लक्षण यदि मौजूद होते तो पौधा और कारगर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि केवल एक ही जीव के लक्षण होते हैं, तो इसमें एक ही जनक के गुण होते हैं। इसके बाद देखिए इस परागण से उत्पन्न पौधे जो होते हैं वो दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, पौधे कैसे होते हैं, वो दुर्बल यानी कमजोर होते हैं और अस्वस्थ होते हैं। इसके बाद देखिए अगला हानि क्या है यहाँ पे स्वपरागण से कि पादप विकास की संभावना घटती है। अब चूंकि यहाँ पे विकास ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि इसमें एक ही जनक के लक्षण जो है वो मौजूद होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या पेपर में कभी कभी पूछता है कि एक परिपक्व जो मादा युग्मकोद विधि है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है या भ्रूण कोष की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यदि आपसे भ्रूण कोष की संरचना का नामांकित चित्र पूछता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको आपके सामने एक भ्रूण कोष दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यह एक परिपक्व भ्रूण कोष है, और यदि इस भ्रूण कोष में यदि हम बात करें तो जो एक परिपक्व भ्रूण कोष होता है यह 7 कोष की और 8 केंद्र की संरचना होती है। ठीक है, कैसी, 7 कोष की और 8 केंद्र की। यदि यहाँ पे आइए यदि हम देखें
तो ऊपर 3 सेल होती है, ऊपर की 3 सेल 1 2 3, और ऊपर की तीनों सेल को क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 3। इसके बाद देखिए जो बीच में कोशिका होती है, तो ये बीच की जो पूरी की पूरी ये बड़ी कोशिका होती है, अब चूंकि ये सेंट्रल में है, बीच में है, तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन सी कोशिका बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं या केंद्रीय कोशिका, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1। तो टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई, 3 यहां पे और 1 यहां पे। और देखिए नीचे यहां पे 3 कोशिकाएं हैं जो आपको ग्रीन रंग से शो कर रखा है यहां पे, तो 1 2 3 यहां पे देखिए जो 3 की तीनों कोशिकाएं हैं, तो इनमें से देखिए जो बड़ी वाली कोशिका आपको नजर आ रही है, ये जो बड़ी वाली कोशिका, इसको वो हम बोलते हैं अंड कोशिका, या इसको एक सेल इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद देखिए जो बगल की दोनों कोशिकाएं हैं, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो जो सहायक कोशिका होती है और अंड कोशिका होती है, इनको आपस में मिला करके अंड समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, आपस में मिला करके इनको अंड समुच्चय कहा जाता है। जो अंड कोशिका होती है और सहायक कोशिका, इनको मिला करके अंड समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि टोटल कोशिकाओं की यदि हम संख्या देखें, तो 3 कोशिकाएं तो प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, और 1 कोशिका जो है केंद्रीय कोशिका, तो टोटल 4 कोशिकाएं हो गई। और इसके बाद जो 3 कोशिकाएं ये है, तो 4 3 7 कोशिकाएं। तो एक जो परिपक्व मादा युग्मकोद्भिदीय फीमेल गैमेटोफाइट अथवा भ्रूण कोष जो होता है, वह 7 कोष की और 8 केंद्र की संरचना होती है। तो 8 केंद्रक कहां पे, देखिए यहां पे सेंट्रल सेल में यानी केंद्रीय कोशिका में 2 सेल हैं, 1 2। ठीक है, तो कितने सेल हो, कितने केंद्रक हो गए, 2। और इन तीनों सेल में एक एक केंद्रक है, तो 3 और 2 कितने केंद्रक हो गए, 5। और यहां पे जो तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, इन तीनों कोशिकाओं के अंदर भी एक एक केंद्रक है, तो टोटल हो गए 8। तो इस प्रकार से जो एक परिपक्व भ्रूण कोष होता है, वह 7 कोष की और 8 केंद्र की संरचना होती है। और उसमें बेसिकली कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं जिनकी संख्या 3 होती है, और इसके बाद देखिए जो बीच के जो दोनों केंद्रक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ध्रुव केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस प्रकार से एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिदीय हम कह सकते हैं कि भ्रूण कोष की संरचना में 7 कोष की व 8 केंद्र की संरचना होती है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, केंद्रीय कोशिका और अंड समुच्चय, यानी कि अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं मिक्स करके अंड समुच्चय बनाती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कभी कभी परागकण की संरचना पूछ देता है। ठीक है, कि 2 नंबर के क्वेश्चन में परागकण या पोलन ग्रैन जो होता है, अर्थात जो मेल गैमेटोफाइट होता है, तो परागकण या पोलन ग्रैन की संरचना का नामांकित चित्र बनाए। तो यदि हम परागकण की एक संरचना देखें, तो उसमें देखिए परागकण की संरचना में कई सारे भाग दिखाई देते हैं। देखिए सबसे पहली जो बाहरी भाग होता है, ये कटीला भाग होता है। ठीक है, ये बाहरी कटीला भाग जो होता है, गोला गोला ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एक्जाइन, या ठीक है, इस परत को हम क्या बोलते हैं, एक्जाइन या बाएं चोल इसको हिंदी में बोलते हैं। और एक्जाइन के नीचे की जो परत दिख रही है आपको, ठीक है, तो एक्जाइन के ये जो नीचे वाली परत होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन परत बोलते हैं, जिसको हम अंतःचोल भी कहते हैं हिंदी में। और देखिए यहाँ पे ये जहां पे दोनों कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं कि दोनों यहाँ पे परागकण की जो बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति जहां पे मिलती हैं, तो इनके जो मिलने का स्थान होता है, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, इस स्थान को जर्मपोर बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्थान आपको दिख रहा है, इस स्थान को जर्मपोर बोलते हैं। तो ये स्थान जो होता है, ये जर्मपोर होता है। और इसके अंदर यदि हम बात करें, तो एक परागकण के अंदर जो है 2 चीजें दिखाई देती है। पहला तो होता है केंद्रक। ठीक है, तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस या केंद्रक है। और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक जो होता है वो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से घिरा होता है। तो एक परिपक्व परागकण की संरचना में आपको इतने भाग दिखाई देते हैं। बाहरी परत जो होती है इसकी, वो एक्जाइन या बाएं चोल कहलाती है, और जिसको इसकी आंतरिक परत होती है वो इंटाइन कहलाती है या अंतःचोल। और इसके बाद जो दोनों का कनेक्ट होता है, यहाँ पे जो आपस में मिलते हैं, जो उनको इस स्थान को क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। और इसके अंदर जो है केंद्रक होता है बड़ा सा, और केंद्रक चारों ओर जो है कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए जनन के उद्देश्य पूछा जाता है, कभी कभी पेपर में जनन के उद्देश्य भी पूछ सकता है आपसे। तो जनन के उद्देश्य की यदि बात करें, तो बेसिकली जनन के दो तीन बेसिकली प्रमुख जो है उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है, जातियों में निरंतरता। तो यानी जातियों की निरंतरता जो है हमेशा बनी रहती है। यदि जनन नहीं होगा तो जातियों में किसी भी प्रकार की निरंतरता जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जनन के द्वारा ही जातियों की जो निरंतरता होती है वो क्या होती है, बनी होती है। इसके बाद देखिए विभिन्नताएं या वेरिएशंस। तो देखिए जनन में क्या होता है कि इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो जनन से विभिन्नताएं होती है, और विभिन्नताओं से ही क्या होता है, विकास होता है। तो यदि विभिन्नताएं नहीं होगी तो उससे विकास भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए तीसरा ऑब्जेक्ट विकास, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जीवन या लाइफ। हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन होता है वो जनन के कारण ही संभव है। ठीक है, अर्थात यदि जनन नहीं होता है तो जीवन की संभावना आगे की नहीं बनी रहेगी। इस प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए कभी कभी अलैंगिक जनन की जो विशेषताएं हैं वो पेपर में पूछी जाती है। तो अलैंगिक जनन की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई सारी अलैंगिक जनन की विशेषताएं हैं। जैसे देखिए पहली विशेषता क्या है कि इसमें एकल जीव जनन द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करता है। यानी कोई भी एकल जीव है, यानी यहाँ पे कोई भी पेरेंट सेल है तो वह अपने ही समान जो है वो पुत्री कोशिकाओं को या अपने ही समान संतरित उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे कोई भी यदि पेरेंट सेल है या मातृ कोशिका है तो उसमें से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और पुत्री कोशिकाएं जो है वो मातृ कोशिकाओं के समान ही होती है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि उत्पन्न संतति अपने आप में भी समान होती है, वो जनकों से भी समानता रखती है। और ये जो उत्पन्न संतति बनी है, ठीक है, यानी जो पुत्री कोशिकाएं बनी है ये दोनों आपस में समान होती हैं और अपने जनकों से भी लक्षणों में क्या करती हैं, समानता रखती हैं। इसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे क्या है कैरेक्टर इसका कि युग्मक नहीं बनते हैं। अलैंगिक जनन की ये सबसे बड़ी विशेषताएं होती है कि इसमें किसी भी प्रकार के गैमीट या युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसमें किसी प्रकार से युग्मक नहीं बनते हैं। देखिए अगला क्या है कि निषेचन नहीं होता है। अब देखिए जब युग्मक ही नहीं बनेंगे तो निषेचन तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रमुख यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, ये विशेषताएं होती है लैंगिक जनन की कि इसमें निषेचन नहीं होता है और इसमें किसी प्रकार के गैमीट नहीं बनते हैं। और देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, केवल और केवल इसमें क्या होता है, समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन होता है और समसूत्री विभाजन होता है। इसीलिए तो यह प्रक्रिया क्या होती है, यह गुणन की एक तीव्र प्रक्रिया होती है। यानी जो समसूत्री विभाजन होता है ये समान प्रकार का विभाजन और यह विभाजन जो है तेजी से होता है। जैसे यहाँ पे यानी एक सेल से दो सेल बनती है, दो सेल से चार सेल, चार सेल से 4 से 8 सेल, 8 से 16, तो इस प्रकार से यह समान प्रकार से विभाजन होता जाता है। और चूंकि समसूत्री विभाजन होता है इसलिए यह प्रजनन की तीव्र विधि होती है। यानी अलैंगिक जनन से एक साथ हम कई सारे पुत्री कोशिकाओं को या पुत्री संततियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कोश की जीव अमर कहलाते हैं क्यों। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अमर कहा जाता है क्यों। देखिए इसका महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो इसका रीजन क्या है कि जो भी एक कोशिकी या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर जो भी जीव होते हैं, जैसे यदि हम बात करें अमीबा की या जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इनको अमर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्राकृतिक मृत्यु कभी नहीं होती है। ये एक बार से अनंत जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या करते हैं, अनंत जीवन व्यतीत करते हैं। यानी इनमें जो होता है जो पितृ कोशिका होती है या मातृ कोशिका जो है वो क्या होती है, मृत नहीं होती है। तो मातृ कोशिका इसमें कभी मरती नहीं है, अपितु वह क्या करती है, जो भी मातृ कोशिका या पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो करके अपने ही समान अधिक संतति बनाती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उनकी उत्तरजीविता हेतु अनुकूलित दशाएं बनी रहती है। तो यदि अनुकूलित दशाएं बनी रहती है तो इनमें उत्तरजीविता भी मौजूद होती है, और इनमें जब उत्तरजीविता मौजूद होती है तो ये अनुकूलन के लिए इनको क्या करती है, सक्षम बनाती है। तो इस प्रकार से जो भी एक कोश के जीव होते हैं वो अमर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है और इनमें जो मातृ कोशिका होती है वही विभाजित होकर के अपने ही समान संतति को बनाती रहती है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सभी के सभी अमर कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है और इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे पर परागण यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो पर परागण से जो भी लाभ होते हैं वो भी कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए पर परागण से लाभ क्या क्या होते हैं। जो पर परागण होता है तो पर परागण से नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है, यानी यहाँ पास से कई सारी नई जातियों का विकास होता है। तो इस प्रकार से ये एक तरह का प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जातियां जो है नई जातियों का विकास होता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रॉफिट क्या है कि पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं, तो बीजों से बने जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, वह मजबूत होते हैं, वह स्वस्थ होते हैं। ठीक है, इनके बाद देखिए जो बीज होते हैं वो संख्या में अधिक बनते हैं, तो बीज संख्या में भी अधिक बनते हैं तो ये भी फायदा ही होता है एक प्रकार का। इसके बाद देखिए जो बालियां होती है वो फल अधिक बनते हैं। अब जब बालियां और फल अधिक बनेंगे तो बीज भी अधिक बनेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है। इसमें डेवलपमेंट एवं एडाप्टेशन की संभावना भी ज्यादा बढ़ती है। ये विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को खड़ा रख पाने में सक्षम कर पाते हैं। इसके बाद देखिए पर परागण से कुछ हानियां भी होती है, तो पर परागण से जो हानियां हैं वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। कभी कभी पर परागण से हानियां भी पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए पर परागण के लिए पादपों को जो है वो माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वायु, जल तथा कीट आदि पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह परागण जो है निश्चित नहीं होता है। तो यदि यहाँ पे इनको माध्यम नहीं मिलेगा तो इस परागण के होने की संभावना नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये हानि होती है। ठीक है, क्योंकि यदि माध्यम कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे तो पर परागण की क्रिया यहाँ पे नहीं हो पाएगी। देखिए दूसरा क्या है कि इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पर परागण है इसमें ज्यादा परागकणों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए यदि
कीट या वायु के माध्यम से यदि कोई भी परागकण जो जा रहा है, ठीक है, यदि फीमेल पार्ट जा रहा है मेल के पास, तो जरूरी नहीं है कि जितने भाग यहाँ पास से हवा में जा रहे हैं पूरे के पूरे जो है वो फीमेल पार्ट को ढूंढ लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे परागकणों की ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है और इस परागण से पौधे की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। यहाँ पास से पौधे की जो शुद्धता होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और पुष्पों को आकर्षण बनाने के लिए जिसमें जंतु इन पर आकर्षित होकर आएं और परागण में मदद करें, पौधे को अनेक उपाय करने पड़ते हैं। जैसे देखिए पौधे का मकरंद युक्त होना, इसके अलावा पौधे में कई सारे पौधे का सुंदर होना। तो इस प्रकार से इनको अपने आप में कई सारे ऐसे कैरेक्टर लाने पड़ते हैं जिससे कि कीट उनकी ओर आकर्षित हों। और यदि ये अपने आप में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इनमें जो है परपरागण होने की संभावना ज्यादा नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये भी एक हानि होती है परपरागण से। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां पास आपको वीडियो जितनी भी हमने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको कराए हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। और यदि आप इसका वीडियो का जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में शिव कोचिंग क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और इसके बाद दोस्तों हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर है उसकी भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।